Hello and welcome to Autodidact IS. Today's editorial topics are the age of hyperlap consumerism. Second one is flood and foes. India and Pakistan are best placed to help each other during natural disaster. ये दो ही टॉपिक आज हम लिया है हम लोग ने। पहला टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी बेसिकली ये कंज्यूमरिज्म पे ही ये पूरा बात है और इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी के बारे में आपको ऐसे भी पढ़ना है, न्यूज़ में आते रहता है और जो वर्किंग कल्चर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि गिग इकोनॉमी के बारे में प्रॉस कॉन्स और उसके बारे में कुछ डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तभी जाकर आपका आंसर स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो इसमें यही बात हो रहा है कि जो हाइपर कंज्यूमरिज्म है, अभी हम लोग बात करेंगे कि क्या इसका हाइपर कंज्यूमरिज्म का मतलब क्या होता है। वो एक तरह से जो गिग इकोनॉमी को हेल्प कर रहा है, ठीक है ना। हाइपर कंज्यूमरिज्म अगर आप देखोगे तो हाइपर कंज्यूमरिज्म एक तरह से मॉडर्न कंज्यूमरिज्म है। कंज्यूम जो मतलब होता है ना कि आप कोई भी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी कर रहे हो तो उसी को हिंदी में आप क्या बोलोगे, कंज्यूम ही कर। आप हिंदी में देख लो क्या बोलते हैं, लेकिन जो मॉडर्न कंज्यूमर है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है। चेंज क्या आया है कि अब ये ज़्यादा नहीं चाह रहा है, पहले ज़्यादा से अब क्या कर रहा है कि उसको ज़्यादा तो चाहिए ही चाहिए, जल्दी भी चाहिए, ठीक है ना। ध्यान रखिए, इट इज़ नॉट अबाउट वांटिंग मोर, है ना। इसके साथ साथ ऑल्सो वांट फास्ट, ज़्यादा तो चाहिए ही और फास्ट भी चाहिए। इसी को आप हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। इसी को मॉडर्न कंज्यूमरिज्म भी बोल सकते हो। तो ये जो बिहेवियर, ये जो बेसिकली जो डिपेंडेंट है, ये जैसे क्यों ज़्यादा आदमी कंज्यूम कर रहा है, तो इसमें राइटर बता रहे हैं कि दो चीज़ है, एक तो इंटरनेट और ई कॉमर्स, और इसके साथ साथ आपका प्लस बिहेवियरल चेंज जो आ रहा है उसको। तो बिहेवियर चेंज कैसे आ रहा है, सोसाइटी एक्सेप्टेंस है तभी, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो कंज्यूमरिज्म का जो दौर स्टार्ट कब से हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइटर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उस समय आप देखोगे कि मिडिल क्लास जो आदमी है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगा, और जब मिडिल क्लास बढ़ने लगा तो आपका कंज्यूमरिज्म भी बढ़ने लगा, और साथ में सोसाइटी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा। सोसाइटी में पहले एक्सेप्टेंस नहीं था। आप देखे होंगे बहुत सारे रिलीजन है जो अपरगही बनो का बात करते हैं कि अपने पास कुछ भी नहीं रखो, इस टाइप से दिखावा वाला ज़िंदगी नहीं जीने का बात करते हैं। लेकिन अब सोसाइटी इस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगा है और अब अप्रिसिएट भी करने लगा है, ठीक है ना। एक्सेप्टेंस एंड अप्रिसिएशन दोनों मिल रहा है सोसाइटी से। तो अब जो आदमी जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा, और यही चीज़ जो फर्दर लेट कर देता है आपको कंज्यूमरिज्म, हाइपर कंज्यूमरिज्म की तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि एक तो आईटी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बात हुआ, दूसरा पेंडेमिक का एक बात हुआ कि पेंडेमिक हुआ तो लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन में दो चीज़ देखने को मिला, एक तो लॉकडाउन में कंज्यूमरिज्म कम हुआ, सप्रेस्ड कंज्यूमरिज्म, आदमी खरीदारी कम कर रहा था। बहुत सारे कारण थे, या तो बाहर नहीं जाना था, और दूसरा उसको डर था कि पैसा मिलेगा आगे खाने के लिए रहेगा, कि नेसेसिटी वाला जो नीड के लिए वो पैसा रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए कंज्यूमरिज्म रुक गया था, ठीक है ना। और दूसरा ई कॉमर्स का उस समय में ग्रोथ धीरे धीरे देखने को मिला। आप देख रहे हो लॉकडाउन के टाइम में ई कॉमर्स का जो बोलबाला हो गया था। पोस्ट जो पैंडेमिक के बाद क्या देखने को मिला कि रिवेंज शॉपिंग करने लगा। रिवेंज शॉपिंग एक टर्म है जिसमें कि आप क्या देखते हो कि सरप्लस शॉपिंग करता है, ठीक है ना। उसका और वो किस चीज़ पे करेगा, लग्जरी आइटम पे करेगा। और ये बेसिकली है कि बहुत दिन तक आपको एक पीरियड के बाद करता है, फ्रेजाइल स्पेंडिंग पीरियड। आप अगर कुछ जैसे ये रिवेंज शॉपिंग कब देखने को मिला, पोस्ट पैंडेमिक के टाइम, मतलब पैंडेमिक के टाइम में इसको खर्च करने के लिए नहीं मिला, तो बाद में जब टाइम मिला तो वो ज़्यादा खर्च किया। तो वही ध्यान रखिएगा कि ये लग्जरी आइटम पे ज़्यादा खर्च करने लगता है, और बहुत ज़्यादा, है ना, स्पेंड एक्सोर्बिटेंटली, ठीक है ना। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें और कुछ ज़्यादा जानने का है नहीं। अब हम लोग आते हैं इस पर। तो जो हाइपर लैप्स कंज्यूमरिज्म के बारे में बात हो रही है, तो ये इंटरनेट और ई कॉमर्स इसको फर्दर इन्हांस करता है हाइपर कंज्यूमरिज्म को, ठीक है। ये तो बात हम लोग कर चुके हैं। और इंटरनेट और जो ई कॉमर्स है, एक तरह से ये डिलीवरी जो है, डिलीवरी सिस्टम पे भी इम्पैक्ट डाला है। डिलीवरी सिस्टम का मतलब कि जैसे आप सुनते हो कि 30 मिनट में पिज़्ज़ा, 10 मिनट में ग्रॉसरी सामान, ऐसा सुने होंगे ना बहुत सारा, इतना देर में हम आपको ये प्रोवाइड करवा देंगे। तो यही वाला डिलीवरी सिस्टम का बात हो रहा है। ये पूरा बेसिकली उसी पे बात कर रहा है। वो भी एक गिग इकोनॉमी भी है, वो भी एक गिग इकोनॉमी है। गिग इकोनॉमी को अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ से देख सकते हो कि ये टेम्पोरल पोजीशन है। जैसे ए गिग इकोनॉमी इज ए फ्री मार्केट सिस्टम इन विच टेम्पोररी पोजीशन आर कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन हायर इंडिपेंडेंट वर्कर फॉर शॉर्ट टर्म कमिटमेंट, ठीक है। तो वही वाला चीज़ है इसमें। तो इसमें डिलीवरी सिस्टम को बहुत इम्पैक्ट किया है, ठीक है। और ये डिलीवरी सिस्टम ही मेन उसका एक तरह से बेस बनता है ई कॉमर्स का,
क्योंकि जो जितना ज़्यादा अच्छा से डिलीवरी करेगा उसका ज़्यादा मांग होगा, कंज्यूमर उससे ज़्यादा चीज़ खरीदेगा। तो यही बताया इसमें कि यही डिसाइड करता है कंज्यूमर बिहेवियर और सेव करता है आगे जाकर, और आपका इंडस्ट्रियल पैटर्न, दोनों को ही ये इम्पैक्ट करता है डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। और ये कंपटीशन को फर्दर इन्हांस करने के लिए क्या डिलीवरी सिस्टम में कंपटीशन फर्दर कैसे बढ़ा रहा है आदमी, तो आप देखते होगा कि भाई उसका जो लोकल जो लॉजिस्टिक नेटवर्क है, लोकल नेटवर्क जो है उसको स्ट्रेंथ करेगा, लोकल बॉय को रखेगा, लोकल में उसका अपना आउटलेट रखेगा कि जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया जाए। लोकल कोई और है टाई अप कर लेगा लोकल से, सारे लोकल से टाई अप है, आप जैसे ही बोलोगे वो आपको ऑर्डर कर देगा। आप देखोगे आप स्विगी वगैरह का भी तो वही काम है ना, जल्दी कैसे पहुंचाता है, तो उसके अगल बगल में जो रेस्टोरेंट रहता है उससे उसका टाई अप रहता है। तो एक तो आप ये देख लिए लोकल लॉजिस्टिक नेटवर्क स्ट्रेंथ करता है। ऑप्टिमाइजेशन, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, इस चीज़ को जितना शॉर्ट किया जा सके उतना मैनेज कर देता है, प्रोसेस को मतलब ऑप्टिमाइज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आपका है कि जो डिलीवरी पैटर्न है उसमें आप एक तो इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव दोनों देता है। अगर ये बोलता है आप पहुंचा दोगे, नहीं सुन तो 30 मिनट में पहुंचाया तो पिज़्ज़ा, नहीं तो फिर आपका डिलीवरी वो फ्री हो जाएगा। तो फ्री किसके, वो डिलीवरी वाले से कटता है। तो यही वाला इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव वाला जो बात है वो भी यूज कर इसको डिलीवरी सिस्टम को स्ट्रेंथ किया जा रहा है, ठीक है। अब इसका कंसर्न क्या है, अब डिलीवरी बॉय जो जाएगा जल्दी पहुंचाने में जल्दी में रहेगा, तो ड्राइविंग कैसा करेगा, रेकलेस ड्राइविंग करेगा। उसके ऊपर प्रेशर भी रहेगा, वर्क प्रेशर, हो सकता है फैटिग भी आ जाए। मेंटल हेल्थ इशू भी वो आगे चल के देखने को मिल सकता है, वो जो डिलीवरी प्रोफेशनल है, ठीक है, ये कंसर्न है उसका, ठीक है। तो ये डिलीवरी बॉय वाला जो डिलीवरी सिस्टम है उसके बारे में ये आप जान लिए। अब इसके बाद एक नीति आयोग का इसी के संदर्भ में आप देखोगे, नीति आयोग का रिपोर्ट था इंडिया बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी। तो इसमें सजेस्ट क्या किया है कि जो सोशल सिक्योरिटी जो आप नहीं देते हो, तो सोशल सिक्योरिटी आप प्रोवाइड करिए। सॉरी, ये यहाँ ये चेंज होगा, 4 होगा, ठीक है ना। हाँ, तो सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराइए गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर को, और उसमें सिक लीव भी दीजिए अगर बीमार पड़ता है तो। ये सजेशन है नीति आयोग का रिपोर्ट का। तो आप भी अपने सजेशन में ये वे फॉरवर्ड सजेशन वगैरह में ये डाल सकते हो, इसका नाम लेकर ये नीति आयोग ऐसा बात बोला है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कराइए, हेल्थ एक्सेस और इंश्योरेंस ये भी प्रोवाइड करवाइए, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड कराइए। तो ये सारा चीज़ आप जब वे फॉरवर्ड लिखोगे गिग इकोनॉमी से अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला पॉइंट आप उसमें डालोगे, ठीक है। इसके बाद कुछ डेटा है जो गिग इकोनॉमी के बारे में बता रहा है। तो नीति आयोग का दो रिपोर्ट है, उसका दोनों का हम लोग ले रहे हैं। तो नीति आयोग का है, तो नीति आयोग के 2020-21 के हिसाब से 7.7 मिलियन वर्कर जो है गिग इकोनॉमी में काम कर रहा है। ये डेटा आपको रखना है, गिग इकोनॉमी वाले को चैप्टर में जाकर रख लीजिए, या इकोनॉमी का जो पेज बनाए होंगे उसमें डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो खास कर 23 में दे रहे हैं। तो 7.7 मिलियन वर्कर है गिग इकोनॉमिक में ये, ठीक है। इसके बाद 1.5 टोटल वर्क फोर्स, जितना वर्क फोर्स है उसमें से 1.5 वर्क फोर्स जो है गिग इकोनॉमी में ही है। मतलब धीरे धीरे ये बढ़ रहा है, और इसमें ये भी बात हो रहा है कि ये 7.7 है, ये आगे चल के 2029 तक 23.5 मिलियन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये इसके बाद ये बता रहा है कि जो टोटल लाइवलीहुड जो प्रोवाइड ये करा रहा है 4.1% जो है लाइवलीहुड गिग इकोनॉमी से ही चल रहा है। इसके अलावा एक और रिपोर्ट है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ गिग इकोनॉमी है। तो इसके हिसाब से ये बता रहा है कि जो गिग इकोनॉमी में कितना पोटेंशियल है। इसमें बता रहा है कि ये 90 मिलियन जो है जॉब प्रोवाइड करवा सकता है सिर्फ नॉन फार्मिंग इकोनॉमी के लोन, ठीक है ना, फार्मर को वाला नहीं, नॉन फार्मिंग वाला में 90 मिलियन जॉब क्रिएट कर सकता है ये। उसके बाद में ये बता रहा है कि इसके बाद 250 बिलियन का ये वर्क कर सकता है। मतलब इकोनॉमी जो है 250 बिलियन तक जा सकती है गिग इकोनॉमी से बात करें तो। और एक तरह से ये कंट्रीब्यूट अभी करता है 1.25% ऑफ कंट्री जीडीपी, ठीक है। तो ये डेटा आपको रखना है, ये डेटा हम यही न्यूज़पेपर से ही लिए हैं, तो आप इसको ले सकते हो। इसके बाद वे फॉरवर्ड में ये बात हो रहा है कि या तो आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो हाइपर लूप कंज्यूमरिज्म पे ही रहो, या तो फिर जो पुराना मॉडल था, जो रिलैक्स डिलीवरी मॉडल था कि 1-2 दिन में मिल जाएगा, उस पर चले जाओ, ठीक है। ये आपके पास 2 ऑप्शन है। इसमें एक और दूसरा बात हो रहा है कि एम्प्लॉयर जो है या बिजनेस जो है उसको ये कंसीडर करना चाहिए कॉस्ट ऑफ सोशल इथिकल इन्वायरमेंट एंड पर्सनल कॉस्ट जो है, आप अपना प्लान बनाते हो तो ये सब चीज़ को भी कंसीडर करना है, ठीक है ना। इसके बाद आपको ये एक चीज़ और भी ध्यान में रखना होगा कि जो कंज्यूमर नीड और बिहेवियर, कंज्यूमर का नीड और उसका बिहेवियर प्लस मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट जो मैनिपुलेट करता है। नो डाउट एडवर्टीजमेंट एक अच्छा जरिया भी है लोगों को एडुकेट करने का, जागरूक करने का, लेकिन अगर वो मैनिपुलेटिव होता है तो वो दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है कि कंज्यूमर नीड एंड बिहेवियर प्लस मैनिपुलेटिव एडवर्टीजमेंट, ये दोनों क्या इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस डिसीजन को। कैसा बिजनेस जो एम्प्लॉयर है क्या डिसीजन लेगा, कैसा करना चाह रहा है वो। जैसे अभी आप देख रहे हो गिग इकोनॉमी में
जैसे अब डिलीवरी सिस्टम को कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा करवा रहा है, 10 मिनट में पहुंचा दे रहे हैं। अब बोलेगा आप बोलो और पहुंचा दे रहे हैं, है ना। तो वैसा तो हो नहीं सकता है, लेकिन ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पुश करेगा कि हम आगे है ना, नंबर 1 हम बन जाए। तो वही चीज़ इससे यहाँ बात हो रही है। तो लास्ट में यही है कि दोनों ही, या तो बिज़नेस, क्योंकि यहाँ पे आपका इसका कंज्यूमर का भी गलती है और आपका बिजनेस या एम्प्लॉयर का भी गलती है, दोनों ही कहीं है। तो इसीलिए बाद में ये राइटर बोल रहे हैं कि दोनों को ही माइंडफुल होना चाहिए और अपना जो आगे कंसिक्वेंस होने वाला है उसके बारे में सोच कर ही कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा आपका, इसमें 2-3 पॉइंट अलग अलग है गिग इकोनॉमी, जो डिलीवरी सिस्टम भी गिग इकोनॉमी में ही आता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलरली गिग इकोनॉमी का डिलीवरी सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया है। ठीक है ना, जो ये मेजर पार्ट है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ डेटा है जो वो गिग इकोनॉमी के लिए, तो उसके लिए आपको ये डेटा रख लीजिएगा। ठीक है, तो यही है आपका ये वाले टॉपिक में। अगला टॉपिक जो है वो नॉर्मल टॉपिक है, जो आप सुन रहे हो कि पाकिस्तान में अभी बाढ़ आ गया है। तो उस बाढ़ के लिए आप जो इंडिया है अभी, जो नरेंद्र मोदी जी उसके लिए अपना दुख व्यतीत किए हैं, उसी पे ये है। तो इसको हम लोग लिखे नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। हाँ, इसमें आप देख ही रहे हो कंडीशन क्या ख़राब है कि कितना आदमी मरा, ये सब कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ कंडीशन ख़राब है ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग वहाँ का और क्या, अच्छा ये चीज़ फ्लड के कारण और क्या क्या इम्पैक्ट होता है, तो आप आपको पता होना चाहिए कि भाई जो क्रॉप है वो भी ख़राब हो गया। और पानी जो रिसीड करेगा उसके बाद डिजीज़ होने का भी, फियर ऑफ डिजीज़, उसी के बाद और बीमारी महामारी फैलने का खतरा बढ़ता है। ठीक है, फूड शॉर्टेज का भी खतरा बढ़ेगा। ठीक है, ये सब वरी है। और ये सारा जो देखने को मिल रहा है ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है। और इसी चीज़, ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है किसी पाकिस्तान को ही मिल रहा है, ये इम्पैक्ट आपका जो एशिया वाला, जो साउथ एशिया वाला पार्ट है, उस पर ये इम्पैक्ट करने वाला है। तो सभी कंसर्न है इसके बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसके अलावा जो अभी पाकिस्तान को एड प्रोवाइड कराने के लिए यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है एंटोनियो गुटरेस जो है वो अपील की हैं कि इसको भाई कुछ एड प्रोवाइड कराया जाए। तो बाकी सब दिए हैं यहाँ, यूके, चाइना, ये सारा मिलकर दिया। इसके अलावा जो है IMF जो है 1.1 बिलियन का बेल आउट ट्रेंच जो है वो ट्यूसडे को दिया है। ये भी पहले से निगोशिएशन चल रहा था, लेकिन अभी इसको मिल गया है पैसा। इसके बाद एक और है, जो पाकिस्तान है ना, इंडिया से ट्रेड नहीं कर रहा था जब JNK से 370 जब हटाया गया था, और तो उसके बाद 2019 से वो ट्रेड नहीं कर रहा था। लेकिन अभी वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को लग रहा है कि नहीं, फूड शॉर्टेज का हम लोग कगार पे हैं, तो हो सकता है कि हम लोग इसको खोलेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक अच्छा कदम हो सकता है, वो उनके लिए भी तो अच्छा होगा। हाँ, इसमें ये बताया कि ये 2019 के बाद 2 बार ऐसा हुआ है कि ये खोला था। एक बार तो कोविड-19 का जब दवाई लेने के टाइम में, और इंडिया से जो ह्यूमैनिटेरियन एड अफगानिस्तान में जा रहा था उस टाइम में, तो ये ट्रेड रूट उसको खोला गया था। लेकिन अभी इस बात चल रही है कि इस ट्रेड रूट को खोल दिया जाए। ठीक है, इसके बाद एक और बात हो रही है कि इंडिया जो है लेट से रिस्पॉन्ड किया। इससे पहले बहुत सारा, क्योंकि नेबर आप नज़दीक हो तो आपको रिस्पॉन्ड पहले करना चाहिए था, इससे पहले बहुत सारे कंट्रीज़ पे कर चुका है। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जब इंडिया नेपाल में हुआ था तो सबसे पहले पहुंच गया। श्रीलंका में ये सब में जब होता था तो इंडिया पहुंच जाता था ना। नेपाल का जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया पहले रिस्पॉन्ड किया था। उसी चीज़ का ये बात कर रहे थे कि इंडिया लेट रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन रिस्पॉन्ड किया, यही बड़ी बात है। ठीक है, आगे चलिए। इसमें और कुछ नहीं है, बाकी यही बात कर रहा है कि जो एनिमिटी अलग अपने जगह पे है, लेकिन जो क्राइसिस के टाइम में दोनों को हेल्प करना चाहिए एक दूसरे को। अभी हाल फिलहाल में जो अभी SCO का समिट होने जा रहा है उज़्बेकिस्तान में, तो ये दोनों प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे मिलेंगे मे बी, तो ये भी इसका बात चल रहा है। तो और मेजर कंसर्न जो इंडिया का पाकिस्तान के प्रति है वो टेररिज्म वाला जो पार्ट है वही है। तो इसको रिजॉल्व कराना होगा, तभी जाकर इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो आज के लिए यही 2 आर्टिकल है। इसमें जो बचता है आपका जो एक मेरे को तो नहीं लगता है ये फिर से वही आ गया है पेगासस वाला, कितना हम लोग 2-4 बार कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन इसमें और देखेंगे, एक रीडिंग में तो हुआ नहीं, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी देखेंगे अगर कुछ मिलता है तो अगले बार अभी आएगा। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का जो कुछ वर्डिक्ट आया, वो आया है, जजमेंट वगैरह, तो उसके बाद ये फिर से बढ़ने लगेगा, है ना। रिपोर्ट जो था ना, रिपोर्ट कमेटी का रिपोर्ट जो आया है, उसके बाद से ये आएगा 1-2 बार और, तो इसको हम लोग उसमें कर लेंगे, दोनों को मिलाकर कर लेंगे। और ये पुराना है, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग करेंगे पूरे डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है ना, ये पर्सन भी सैम पेत्रोडा इंपॉर्टेंट है, ये पहले एडवाइज़र रह चुके हैं आपका। यहाँ देखिए कौन कौन ये क्या है। ठीक है, राजीव गांधी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह में ये एडवाइज़र रह चुके हैं, तो इनका बात हम लोग लेंगे। ठीक है, तो अभी नहीं, आज तो नहीं हो पाया। खैर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।